अच्छा, अब देखो एक फंक्शन एंथैल्पी फंक्शन। एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ स्टेट फंक्शन, पहली बात। इट इज अ स्टेट फंक्शन लाइक इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसी की तरह स्टेट फंक्शन है। एक्चुअली एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन है, मतलब बेसिकली कोई इसका एज सच कोई प्रूफ नहीं है। H इक्वल टू यू प्लस पीवी। यू की जगह ई भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एक ही बात है। इंटरनल एनर्जी तो यू है इंटरनल एनर्जी, और इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्या मतलब, जैसे कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, तो अगर बाहर से एक प्रेशर कुछ लग रहा है तो इस सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए, तो उसे अंदर से भी कुछ प्रेशर, जैसे बैलून है, अगर एक फूला हुआ वॉल्यूम वी है, तो वो अगर बाहर से कोई प्रेशर लग रहा है तो अंदर से उसे वो प्रेशर लगाना पड़ेगा टू मेंटेन इट्स शेप, इट्स वॉल्यूम। तो ये सिस्टम का जो प्रेशर है, पी सिस्टम, यहाँ पे पी सिस्टम है, सिस्टम प्रेशर है। ये वी इसका वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है। सिस्टम जो भी हम गैस और ले रहे हैं वो चीज, तो पी है, वी है, तो ये अपने आप को इस शेप में मेंटेन करने के लिए भी इसे कुछ वर्क या कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो उन दोनों का जो सम है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पीवी, पीवी के डायमेंशन भी एनर्जी के डायमेंशन होते हैं, और यू इंटरनर्जी, इन दोनों का सम इज डिफाइंड एज एंथैल्पी। तो इसमें एक्चुअली चारों चीजें, एच, यू, पी, वी, ऑल आर स्टेट फंक्शंस। फिर ये नहीं है कि ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा ज्यादातर पाला गैसेस स्टेट से ही पड़ता है, पर ये बाई नो मीन्स वी शुड से, जैसे फर्स्ट लॉ भी है, फर्स्ट लॉ इज नॉट ओनली फॉर गैसेस, इट इज फॉर ऑल, बट ज्यादातर इसकी जो कह सकते हो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इज फॉर गैसियस स्टेट। तो ये सब ऑल स्टेट्स के लिए है। तो देखो, जैसे कोई स्टेट वन में अब कोई गैस है, सबसे कोई भी सब्सटेंस है, अब मान लो कोई स्टेट वन है, उसमें हो गया H1, U1, P1, V1, सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम का वॉल्यूम, इंटरनल एंथैल्पी। मान लो ये सब्सटेंस स्टेट वन से स्टेट टू पे गया, तो यहां पे मान लो H2, U2, P2, V2, तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी बीइंग स्टेट फंक्शन delta H, that will be H2 minus H1, that will be U2 plus P2 V2 माइनस, तो डेल्टा H इक्वल टू हो गया डेल्टा U P2 V2 माइनस P1 V1,
यहां तक भी ये सबके लिए एप्लीकेबल है, बट फॉर आइडियल गैस, कीपिंग, तो आइडियल गैस है तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिटन एज N2R T2 minus N1R T1 if मोल्स आर केप्ट सेम, मतलब उसी गैस की बात हो रही है, अमाउंट सेम है, तो दिस विल N2 विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू एन, कह लो डेल्टा यू प्लस एन आर T2 माइनस डेल्टा टी। डेल्टा यू कैलकुलेट है, तो एक तो ये हो गया रिलेशन, ये आइडियल गैस के लिए जब मोल्स कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा यू कैन बी रिटन एज एन सी वी डेल्टा टी, एंड दिस इज एन आर, तो दिस विल बिकम एन सी वी प्लस आर, सी पी होता है। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए जब उसके मोल्स कांस्टेंट हैं, इट्स डेल्टा एच कैन बी रिटन एज एन सी पी डेल्टा टी, और एन सी पी डेल्टा टी ही हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, क्यूपी हीट एक्सचेंज at constant pressure. तो आप delta H is also defined as, and delta H is also defined as heat exchange at, इसकी वैल्यू इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कभी भी हीट एक्सचेंज नहीं, delta H is not equal to heat exchange, it is heat exchange at constant pressure. Similarly delta U is, हम जानते हैं NCV delta T होता है, heat exchange at, and this is nothing but QE, क्योंकि QE आपका delta U इक्वल टू होता है Q प्लस W ऑन सिस्टम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या होगा, W विल बी जीरो, तो Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U, तो डेल्टा U इज डिफाइंड एज NCW विच इज Q हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये अब जैसे ये तो हो गया, ये चीज तो हमने फॉर्मूला बता दिया मैं तुम्हें, अब एक चीज है देखो, कैलकुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज क्वेश्चन कहीं कहा जाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर, जैसे ए सॉलिड है, से ए गैसियस बनाना है, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये फाइनली T2 पे है, इसका मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का Tm है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो Tb है। तो क्यों देखो, अगर एक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में अपने मेल्टिंग पॉइंट से नीचे कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही, तो आपको पहले से कहां तक ले जाना पड़ेगा, T1 से इसके मेल्टिंग पॉइंट तक ले जाना पड़ेगा, फिर आपका फ्यूजन होगा,
जिसमें ये ए लिक्विड बन जाएगा लेकिन टेम्परेचर यही रहेगा। फिर यहां से ये ए लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर ये इसी पे वेपोराइजेशन होगा, है ना। गैस बन जाएगा और टेम्परेचर टीबी रहेगा, और फिर ए गैस ही रहा, टेम्परेचर T2 हो गया। तो देखो हीट एक्सचेंजर बोले ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू निकालना मतलब डेल्टा एच निकाल रहे। तो इसका जो पहले का चेंज क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट का सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको लिखेंगे, इसके मोल मान लो हम पर मोल हम एक मोल के लिए निकालते हैं, फिर जितने मोल होंगे उतनी मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर पर मोल, फॉर 1 मोल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा सीपीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सॉलिड, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टीएम माइनस T1, ये आपका हो जाएगा Q1। ये भी ये डेल्टा H1 हो गया, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर ये फ्यूजन डेल्टा H फ्यूजन पर मोल, डेल्टा H फ्यूजन पर मोल, तो ये दिया हुआ होता है, पर मोल दिया होगा। और अगर सपोज रिवर्स जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, रिवर्स मतलब फ्यूजन अगर तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा तो उतना ही अमाउंट नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां पे ये Q2 हो गया, Q3 हो जाएगा, सीपी लिक्विड हो गया, लिक्विड स्टेट का सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपीएम ऑफ लिक्विड स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर टीबी माइनस टीएम, ये हो गया। फिर यहां पे Q4 इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन, रिवर्स इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये पॉजिटिव होगा, कंडेंस कभी रिवर्स जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और Q5 एंड ये सीपी अब कौन सा लेंगे, गैसेस स्टेट का, सीपीएम फॉर गैसेस, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T3। तो इस तरीके, अब मान लो कि कभी आप इन बिटवीन स्टेज में रुक गए, यहीं तक जाना है तो वहीं तक करेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से हो गया, सॉलिड से गैस तक जाना। ये देखो ये यहां पे भी यही काम किया है, Q1 Q2 कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है सब चीजें। ऑल Q's आर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पर मोल आ गया, फिर जो भी क्वांटिटी दी है उससे मोल निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगेन एंथैल्पी जो है वो भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट के प्रोपोर्शनल। 1 मोल के लिए अगर एक्स है तो 2 मोल के लिए ट्वाइस एक्स हो जाएगी, हाफ के लिए हाफ एक्स हो जाएगी। जैसे कुछ 1-2 क्वेश्चन कराता हूं मैं पहले। जैसे ये क्वेश्चन देखो सबसे पहले, ये वाला क्वेश्चन 7, for 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state। तो ये एक नॉन आइडियल गैस है, नॉन आइडियल गैस है तो यू कांट यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी।
स्टेट 1 है, टू एटमॉस्फेयर, 3 लीटर, 95 केल्विन से स्टेट 2 गए, फोर एटमॉस्फेयर, 5 लीटर, 245 केल्विन। पूछा है विद अ चेंज इन एनर्जी दिए, वो जो डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी फॉर्मूला है वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है और किसी भी चीज के लिए नहीं है, ना नॉन रियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, नॉन आइडियल के लिए भी, और लिक्विड सॉलिड के लिए तो नहीं है। तो यहां इसलिए डेल्टा यू दे दिया उन्होंने। हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी एफ वी एफ या पी टू वी टू माइनस पी आई वी आई। बट हियर पी एफ वी एफ तो लिख सकते हैं, तो लिखना होगा, बट वी कांट राइट पी एफ वी एफ एज एन आर टी एफ बिकॉज इट इज नॉट एन आइडियल गैस। यहाँ पे फाइनल पी एफ वी एफ कितना है, 4 into 5, तो ये तो हो गया 30 प्लस 4 into 5 माइनस 2 into 3 एटमॉस्फेयर लीटर, तो 30, ये हो जाएगा 20 माइनस 6 14, 44 एटमॉस्फेयर लीटर। लीटर एटमॉस्फेयर ही निकालना है, तो देखो आंसर ये आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन। यहां पे लोग गलती क्या कहते थे, वो पी एन आर वही 1 मोल दिया था तो दे दे वही कौन जो उसको पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई को एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई लिखते, वो नहीं चलेगा। एक आंसर उससे भी आएगा इनमें से। एटमॉस्फेयर में छोड़ना है, एटमॉस्फेयर को सपोज हमें जूल में चेंज करना है तो 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और 1 लीटर होता है 1 लीटर में 1000 सीसी, 1000 सीसी में 10⁻³ तो 101 जूल हो जाता है। चाहिए तो, पर हमें तो आंसर एटमॉस्फेयर लीटर में ही। ये करो 9th,
In an insulated container, वन मोल ऑफ अ लिक्विड जिसका मोलर वॉल्यूम 100 ml है इज एट 1 बार. ये भी आईआईटी में आया वो क्वेश्चन. इन इंसुलेटेड कंटेनर वन मोल ऑफ अ लिक्विड मोलर वॉल्यूम 100 ml. भाई एक लिक्विड का 1 मोल है, वॉल्यूम 100 ml है. प्रेशर 1 बार है. लिक्विड इज स्टीपली टेकन टू 100 बार. स्टीपली मतलब बहुत सडनली. स्टीप तो मतलब एक प्रेशर लगाया होगा बाहर से, तो इट इज टेकन टू भी लगा के इसका प्रेशर हो गया, ये पीआई है, ये पीएफ हो गया 100 बार. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बिकम्स नाउ 99 ml. बोला डिक्रीज बाई 1 ml. ये चेंज जो हुआ होगा वो इरिवर्सिबल चेंज हुआ होगा. पर इंसुलेटेड कंटेनर बोला मतलब क्यों, ये क्या हो गया इरिवर्सिबल एडिएबेटिक. इरिवर्सिबल इंसुलेटेड कंटेनर है तो क्यू 0 है, पर चीज को स्टीपली लेगा मतलब इरिवर्सिबल एडिएबेटिक. फाइंड डेल्टा ई एंड डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस. डेल्टा ई निकालना है, डेल्टा एच निकालना है. तो फर्स्ट लो अगर सोचो, डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू प्लस W1 सिस्टम, है ना. क्यू यहां 0 है क्योंकि एडिएबेटिक है, तो डेल्टा यू डेल्टा ई एक ही बात है. इसे डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, एक ही चीज. तो डेल्टा ई वो लिख दो, चाहे तो डेल्टा ई पूछा है इन्होंने, तो हो जाए W1 सिस्टम. W1 सिस्टम होता है माइनस पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम. एक चीज सोचो, ये रिवर्सिबल है तो यहां पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल सेम नहीं होंगे हमेशा. यहां पे पी एक्सटर्नल क्या होगा भाई, पहले प्रेशर था 1 बार और स्टीपली इसको क्या किया, स्टीपली 100 बार पे चला गया, 1 ml वॉल्यूम कम हो गया. तो जो प्रेशर का अंदर वाला 100 बार पे गया तो आपने बाहर से कुछ प्रेशर लगाया होगा. तो बाहर से हमने एक 1 स्ट्रोक में एक प्रेशर लगाया और जब अंदर का सिस्टम का प्रेशर उतना हो गया तो जाके रुक गया. यानी बाहर से हमने क्या प्रेशर लगाया होगा 100 बार. भाई पहले 1 बार था, बाद भी 1 बार था, फिर हमने सडनली 100 बार प्रेशर लगाया जो एक एक्सटर्नल. तो अचानक वो जाके जल्दी से जब 100 बार अंदर हो गया तो रुक गया, 1 ml रिड्यूस हो गया. तो बाहर का प्रेशर कितना लगाया हमने 100 बार, क्योंकि वहीं जाके वो रुक गया. तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 100 बार और चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, फाइनल हुआ 99, इनिशियल था. तो ये कितना हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 100 बार ml. ये हो गया डेल्टा ई. डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू यानी डेल्टा ई प्लस पी एफ ई एफ माइनस पी आई. तो देखो डेल्टा ई तो कितना हो गया 100 बार ml प्लस पी एफ ई एफ कितना हुआ, फाइनल प्रेशर 100 वॉल्यूम माइनस 1 इंटू, ये तो कट गया
99, समझ में बात। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, ये तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। -10 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको -10 पे लाना है। वो किस किस स्टेजेस के, हमें एंथैल्पी चेंज निकालना है पूरा। सोचो। Find and calculate the enthalpy change on freezing of 1 mole of water, 1 मोल की बात ही हो रही है, at 10 डिग्री सेल्सियस। वाटर 10 डिग्री पे लिक्विड स्टेट में होगा, तो आपको अगर तो पहले से 10 डिग्री को जीरो, वाटर 0 पे लाना पड़ेगा, लिक्विड एट, फिर इसकी फ्रीजिंग होगी, है ना, 0 ही रहेगा।
और फिर इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इतनी स्टेजेस है। कांस्टेंट एंथैल्पी चेंज निकाला मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों निकालना है, तो एक मोल के लिए बोला तो पर मोल। जैसे अब सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ सीपी वाटर, ये देखो सीपी वाटर सॉरी, तो पहला वाला क्यू, पहला क्या होगा, इसका डेल्टा H1 जो कि Q1 होगा एट कांस्टेंट प्रेशर 1 मोल के लिए, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी इंटू 1 क्योंकि 1 मोल की बात ही चल रही है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस 10। सीपी की वैल्यू कितनी है 36.8, और सीपी लिक्विड, लिक्विड लेंगे अभी, अभी कौन सा लिक्विड लेंगे, लिक्विड है अभी, तो क्या लेंगे 75.3, 75.3 इंटू माइनस 10 दैट इज -753 जूल पर मोल, एक मोल के लिए चल रहा है। तो ये एक ये आ गया। अब ये क्या है फ्रीजिंग, हमें दिया हुआ है फ्यूजन, ये इक्वल टू होगा डेल्टा एच फ्यूजन इज 6.03 किलो जूल पर मोल, तो जूल पर मोल क्या हो जाएगा 6030, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये डेल्टा एच फ्रीजिंग क्या होगा, डेल्टा एच फ्रीजिंग विल बी माइनस ऑफ विच इज -6030 जूल पर मोल, एक मोल के लिए निकाल रहे हैं। और फिर ये क्या होगा, इधर का डेल्टा एच क्या होगा 3, सीपी सॉलिड है ना, इनटू यूनिट ऑफ जहां जूल में ही है, ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर -10 फाइनल -0 यानी -368 जूल पर मोल, इनटू वैसे हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल भी कह सकते हो, एक मोल के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाए तीनों को ऐड कर दो, -753 -6030 -368 ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा इसका। अब यहीं पे अगर बोलते हैं कि आपके पास 30 ग्राम वाटर है तो क्या कर देते, ये तो पर मोल आ गया, 30 ग्राम वाटर में कितना मोल है 30/80, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मोल के 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो फिर ऐसा है, समझे ना। देखो ये प्रॉब्लम में हमने पूरा वो नहीं गए, हमने एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक देखा, हमने वो जो एनालिसिस किया वो पूरा किया था कि हम जब वो सॉलिड स्टेट में है लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट, तब वहां से वहां तक गैस तक गए, तो यहाँ पे हो सकता है कोई इन बिटवीन कुछ दिया हो, नहीं आपको पूरा कंप्लीट चेंज नहीं करना है, किस स्टेज तक किस तक जाने देखना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ऐसा एग्जैक्टली एक क्वेश्चन इस तरीके का आपका उसमें भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आता रहता है। एक ये क्वेश्चन करो 6th, हटा दो ये वाला क्वेश्चन,
When 1 mole of a monatomic ideal gas at T Kelvin undergoes adiabatic change under a constant external pressure of 1 atmosphere, changes volume from 1 liter to 2 liter. Find the final temperature in Kelvin. The final temperature in Kelvin would be. पहले तो ये बताओ, ये जो प्रोसेस है ये क्या होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? 1 mole of a monoatomic ideal gas at T Kelvin undergoes adiabatic change. तो एडियाबेटिक तो है, तो दिया ही है. बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, 1 एटमॉस्फेयर है. वॉल्यूम पहले 1 लीटर है, एक्सपांड हुआ होगा, तो वॉल्यूम 2 लीटर हो गया. पर बाहर तो देखो, जब आपका ये बदल रहा है 1 से 2, तो अंदर प्रेशर बदल रहा होगा. पर हम तो बाहर का प्रेशर तो बदल नहीं रहे, यानी हम तो एक कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम में हमेशा अंदर बाहर का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम रहे, यानी वी हैव अलाउड इट टू मूव इरिवर्सिबली. तो ये इरिवर्सिबल चेंज है. और जब में से 1 एटमॉस्फेयर बाहर था, तो इसका फाइनल प्रेशर भी ये कब जाके रुक गया होगा. अगर जरूरत पड़ेगी तो फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लेंगे, क्योंकि तब जाके ये रुक गया होगा, क्योंकि बाहर भी माने. हमें पूछा है फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन वुड बी. देखो, क्योंकि ये इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है, एक टेम्परेचर हम जानते हैं, जब एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा था, एक टी वी गामा -1 इक्वल टू, पर ये एप्लीकेबल होता है फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक. ये जितने भी रिलेशन थे, पीवी गामा, P1 माइनस गामा, टी पर गामा, ये सब रिवर्सिबल के लिए थे. तो अगर आप जैसे एक आंसर इसमें इसका भी जैसे कोई सोचे कि ये लगा दे, 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडियल गैस तो दिया ही है, तो गामा का वैल्यू होता है 1 + 2/f डिग्री ऑफ फ्रीडम में. तो f तो 3 है मोनोटोमिक की, तो ये हो गया 1 + 2/, मतलब गलती क्या हो सकती है, गलत आंसर कैसे. ये है, पहले प्रेशर कितना था, T, पहले टेम्परेचर T था, वॉल्यूम 1 लीटर था, 5/3 - 1 मतलब 2/3. फाइनल टेम्परेचर निकालना है, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो TF हो गया T डिवाइडेड बाई 2 पावर 2/3. एक चॉइस दी हुई है, पर ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो एप्लीकेबल कब है, जब रिवर्सिबल है. ये तो रिवर्सिबल है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं है. रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमें हमेशा सिस्टम को ऐसे मूव करना चाहिए कि अंदर और बाहर का प्रेशर बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर हो. तो अगर मेरा 1 लीटर से 2 लीटर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बाहर का प्रेशर मैंने फिक्स रखा, एडियाबेटिकली जा रहा है, तो अंदर प्रेशर, ये आइसोबारिक प्रोसेस तो है नहीं, तो अंदर तो प्रेशर बदलता जा रहा होगा. पर मैं तो बाहर का प्रेशर तो बदल ही ना, अकॉर्डिंगली फिक्स है. यानी एट ऑल टाइम्स द डिफरेंस इन प्रेशर इज नॉट वेरी स्मॉल, या प्रेशर इज नॉट इनसाइड आउटसाइड ऑलमोस्ट सेम एवरी टाइम एट एवरी इंस्टेंट, तो इट्स नॉट अ रिवर्सिबल. ठीक है. अब हम करते हैं कि करेंगे क्या. ये तो जो नहीं करना है, गलत जो है, बस समझ में कि ये वाला इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा. अब क्या करेंगे, हमें
डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस W1 सिस्टम। फर्स्ट लॉ का हेल्प लेते हैं। डेल्टा यू ऑलवेज कैन बी रिटन एज एन CV। आइडियल गैस होनी चाहिए बस। डेल्टा टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल क्या था T। Q 0 है। W1 सिस्टम क्या होगा माइनस P एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 2 इनिशियल, ये हो जाएगा माइनस प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, 1 इंटू 1 एटमॉस्फेयर, एन तो 1 ही है 1 मोल बोला है, CV 3/2R क्योंकि आइडियल ये मोनोटोमिक गैस है F/2R होता है, और डेल्टा टी यहां पे TF निकालना है, T इनिशियल है, तो ये हो गया TF माइनस ये मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, माइनस T इक्वल टू माइनस 2/3R, तो TF कितना हो गया T माइनस 3, और एटमॉस्फेयर हीटर में चाहिए तो वैल्यू R की 0, तो आंसर कौन सा हो गया? तो थोड़ा सा थ्योरी पहले बताता हूँ फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये भी IIT में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पहले एक देखो, जो कोई अगर रिएक्शन है A टेम्परेचर T पे हो रही है, तो अगर इसका मान लो अभी ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट में भाई ये फाइनल में इनिशियल स्टेट में रिएक्टेंट है, तो H ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू U ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और फाइनली जब ये खत्म हो गए ये बन गए, तो H ऑफ प्रोडक्ट्स U ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस ये P रिएक्टेंट वॉल्यूम रिएक्टेंट बोल दो, P प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बोल दो। इन दोनों डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा H रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा H रिएक्शन इज टोटल H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, तो ये हो गया U प्रोडक्ट, तो डेल्टा U पे है, तो बस जो प्रेशर ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट है, तो सॉलिड लिक्विड या वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होते हैं, तो इसमें जो भी चीज गैसियस होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, तो हो जाएगा क्या
इसको लिख सकते हैं, ये मेनली हो जाएगा मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू आरटी, टेम्परेचर सेम है, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस इंटू आरटी। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा इन गैसियस आरटी। मतलब एक रिएक्शन के लिए ये रिलेशन भी बहुत यूज होता है फॉर अ केमिकल। इसमें डेल्टा इन गैसेस क्या है? डेल्टा इन गैसेस वही इक्विलिब्रियम चैप्टर में था, केवल बैलेंस रिएक्शन में हम गैसियस सब्सटेंस के कोफिशिएंट्स प्रोडक्ट में उनका सम माइनस रिएक्टेंट में उनका सम का डिफरेंस। अगर डेल्टा यू जूल में है तो आर की वैल्यू 8.314 लेंगे, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होगा। अगर डेल्टा यू या डेल्टा एच किलो जूल में है तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ लेंगे। कैलोरी में है तो 2 लेंगे नियरली, किलो कैलोरी में है तो 2 इंटू 10⁻³ लेंगे आर की वैल्यू। जूल में है तो 8.314, किलो जूल में है तो 8.314 इंटू 10⁻³, कैलोरी में है तो वैसे 1.97 होता है पर नियरली 2, किलो कैलोरी में 2 इंटू 10⁻³। टेम्परेचर केल्विन में ऑलवेज। जैसे एक क्वेश्चन देखो, इलेवेंथ, ये क्वेश्चन देखो, वो हो गया था ना, कर लिया था, लिख लिया ना ये प्रोडक्ट्स हैं भाई, शुरुआत में रिएक्टेंट थे फिर फाइनली बन गया। तो चेंज मतलब क्या? प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी। ये ना करो 11th, ये क्वेश्चन दिस वन।
तो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन हीट्स ऑफ रिएक्शन कौन सा बोला, डेल्टा एच। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब क्यू, एक्चुअली क्यू हुआ हीट एक्सचेंज, पर क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर वाले डेल्टा एच, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट डेल्टा यू। तो एक्चुअली दे आर आस्किंग डेल्टा एच माइनस heat at constant pressure, heat exchange at constant pressure minus heat exchange at constant volume, which is we know that delta n gaseous R। इस रिएक्शन में डेल्टा एन गैसेस क्या है, 12, इसको तो लेंगे ही नहीं, और यहां पे 15, तो -3 किलो जूल में पूछा है, तो 8 पॉइंट, और टेम्परेचर तो केल्विन में कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, 298। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देख लो करके जो भी है ये आ जाए, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस है और गैस आइडियल है, कुड बी रिवर्सिबल, कुड बी, एक आइडियल गैस के लिए यू कैन ऑलवेज यूज दिस रिलेशन, डेल्टा एच, पहले तो डेल्टा यू, आइडियल गैस है मोल फिक्स है, तो उसका डेल्टा यू प्लस वो जो पी एफ ये तो एन आर, ये था ना कि गैस आइडियल गैस है मोल फिक्स है, तो उसके लिए आप ऑलवेज ये रिलेशन यूज कर सकते हो, और ये हो जाएगा एनसीपी। एक आइडियल गैस के लिए अगर डेल्टा एच निकालना है फॉर सेम मोल ऑफ द गैस, तो यू कैन ऑलवेज डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन, कैसा भी प्रोसेस हो। आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी विल बी 0, तो 0 हो जाएगा। एडियाबेटिक भी है तो भी डेल्टा टी देखने होंगे, जैसे जो वो क्वेश्चन किया था ये वाला, कोई पूछे इसका डेल्टा एच निकालो इस प्रोसेस में, तो क्या करेंगे, आइडियल गैस है मोल फिक्स है, तो यू कैन यूज, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, एन तो 1 मोल दिया हुआ है, सीपी क्या है, मोनोटोमिक गैस का सीपी होता है, सीवी होता है 3/f/2r, तो सीपी हो जाएगा 5/2r, और डेल्टा टी क्या हुआ, हमने तो निकाला ही है, फाइनल टेम्परेचर ये है, तो टी एफ माइनस टी, ये क्या हो गया, ये वैल्यू, ये टी एफ है, तो टी एफ माइनस टी क्या हो गया, डेल्टा टी -2/3r, तो वैल्यू 2 कट गया, आर कट गया, माइनस अच्छा, अब एक चीज देखो, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन विद टेम्परेचर, वेरिएशन
ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन विद टेम्परेचर को बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, डेल्टा CP रिएक्शन DT T1 से T2। टेम्परेचर T2 पे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर T1 का डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा CP, मतलब जैसे कोई रिएक्शन ही है, तो डेल्टा CP रिएक्शन का मतलब है C इंटू CP ऑफ सब्सटेंस C, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस C, प्लस D इंटू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ D, माइनस A इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ A माइनस B इंटू B। अब अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म आती है तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इफ दिस क्वांटिटी कम्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट से तो बाहर आ जाएगा और dt का विल बिकम T2 माइनस T1। बट अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो संग में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अभी डेरिवेशन बताऊंगा इसका मैं, और ऐसे ही डेल्टा यू का वेरिएशन भी हो सकता है। डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा यू रिएक्शन एट T1, T1 से T2, टेम्परेचर कैलोरी इसके में लेना है डेल्टा सी वी dt। डेल्टा सी वी का मतलब वही डेल्टा सी वी मतलब C इंटू सी वी ऑफ सी वी एम, ये था मोलर हीट का कांस्टेंट प्रेशर, सब्सटेंस C का D का, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो प्रूफ। हमें निकालना है D ऑफ एक स्मॉल चेंज की डेल्टा एच रिएक्शन बाई dt, कि हाउ द डेल्टा एच रिएक्शन इज चेंजिंग विथ टेम्परेचर। तो डेल्टा एच रिएक्शन का मतलब हो गया H ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल टोटल H ऑफ प्रोडक्ट माइनस H ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा एच रिएक्शन मतलब H ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट किसी इंस्टेंट किसी समय पे। इसको लिख सकते हैं DH प्रोडक्ट बाई dt माइनस DH रिएक्टेंट्स बाई dt। DH प्रोडक्ट जो होता है, हमने आप बोला था कि एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होता है, Q एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको लिख सकते हैं dq p कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स बाई dt माइनस dqp ऑफ रिएक्टेंट्स, कांस्टेंट प्रेशर पे Q
dq of reactant by dt। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, dq इक्वल टू सी हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी जो भी चीज है, इंटू dt, है ना। एनसीपी पर तो हमने एनसीपी पूरा ले लिया, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट है ना, तो पूरा सीपी ऑफ होल। तो इसको मैं लिख सकता हूं सीपी ऑफ, सीपी वाला कांस्टेंट प्रेशर पे, या सिग्मा सीपी करो, पूरा जितना ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा सीपी ऑफ reactants, that is nothing but delta Cp of reaction, है ना। डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन हो गया, वही आ गया फिर तो डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा, d डेल्टा H रिएक्शन डेल्टा Cp रिएक्शन dt, T1 से T2, और इसका मतलब हो जाएगा डेल्टा H रिएक्शन एट T1 डेल्टा H रिएक्शन एट T2। समझे? तो बस यही आ जाएगा चीज, दैट विल गिव डेल्टा H रिएक्शन एट T2 माइनस डेल्टा H रिएक्शन एट T1, T1 से T2 डेल्टा Cp रिएक्शन dt। डेल्टा Cp रिएक्शन का मतलब Cp और टोटल Cp ऑफ प्रोडक्ट, जैसे अगर रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है और सबके मोलर हीट कैपेसिटीज दिए हुए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो यहां तो C मोल है, तो C इंटू Cp ऑफ C प्लस D इंटू Cp ऑफ D माइनस A इंटू Cp ऑफ A माइनस B इंटू, दैट इज डेल्टा Cp रिएक्शन। ठीक है, जैसे जैसा ये देखते हैं,
डेल्टा देखो, measurement of delta U and delta H calorimetry. We can measure energy changes associated with chemical or physical processes by an experimental technique called calorimetry. In calorimetry, the process is carried out in a vessel called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid. Knowing the heat capacity of the liquid in which calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimeter, it is possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature changes. भाई क्या होता है, ये इमर्स कर दिया पूरे में कैलोरीमीटर को, तो कैलोरीमीटर को बॉम्ब कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई चीज हम बर्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर. द कैलोरीमीटर एक्टिंग एज अ बॉम्ब. तो उसमें अगर सपोज जनरली हीट इवॉल्व होती है, तो हीट इवॉल्व हुई, तो जो हीट इवॉल्व हुई वो क्या होगा कि कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर राइज करेगा, संग में जो पानी है इसके टेम्परेचर को भी राइज करेगा. तो अल्टीमेटली यहां जो थर्मोमीटर लगा हुआ है ये टेम्परेचर डिफरेंस बताएगा. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सोथर्मिक चीज हुई है, कम हुआ है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस कुछ हुई है उसके अंदर. तो इस डेल्टा टी से क्या होगा, डेल्टा टी मिलने से टेम्परेचर रीडिंग से मिल जाए डेल्टा टी. डेल्टा टी पॉजिटिव मतलब हीट इवॉल्व हुआ होगा, तो उसका अमाउंट कैसे निकलेगा. अच्छा, अब इसमें दो चीज है. अगर ये क्लोज्ड कंटेनर कैलोरीमीटर क्लोज्ड है तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो ये जो कैलकुलेशन है वो कहलाएगा, क्योंकि जो क्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा यू क्लोज्ड कैलोरीमीटर में. और अगर मान लो कैलोरीमीटर पे हमने एक फोम लगा के रखा हुआ है जो कि मूवेबल है, तो प्रेशर बाहर का फिक्स है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है. मूवेबल, एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया फोम का, ऊपर नीचे जा सकता है टू मेंटेन द प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर, उसको बोलेंगे क्यूपी. तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्यू कैलकुलेट होगा वो होगा डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो कैलकुलेट होगा, यूजुअली बॉम्ब कैलकुलेट बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, पर कांस्टेंट प्रेशर बोले तो वो डेल्टा एच होगा. तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ सीपी क्या हो जाएगा, टोटल सीपी क्या हो जाएगा, सीपी कैलोरीमीटर प्लस सीपी वाटर ये दिया होगा पूरे सिस्टम का, इनटू चेंज इन टेम्परेचर जो कि थर्मोमीटर से आएगा. तो ये अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्यूवी विच इज डेल्टा यू, और कांस्टेंट प्रेशर पे है तो दैट इज डेल्टा एच. और डेल्टा एच डेल्टा, अगर एक रिएक्शन मालूम है तो डेल्टा एच डेल्टा यू विल बी रिलेटेड बाई वही डेल्टा इन गैसेस आरटी से, पर ये डेल्टा एच डेल्टा यू निकाल सकते हैं. सब जनरली क्या होता है, एक चीज हम ऐसे निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन से निकालते हैं. चेंज इन टेम्परेचर बहुत थोड़ा होता है, तो जो टेम्परेचर हमने लिया, जैसे पहले हमने मान लो डेल्टा एच निकाल लिया, तो डेल्टा यू उस इक्वेशन से निकालेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा इन गैसेस आर टी. अब अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो टी के लिए, तो जैसे मान लो 298 से 298.25 हुआ, तो वी विल जस्ट टेक 298 उसमें. और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा यू नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ा मतलब एक्चुअली उस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हुआ, तभी तो टेम्परेचर बढ़ा. और टेम्परेचर कम हुआ मतलब अमाउंट तो निकाल लिया, पर डेल्टा डेल्टा यू क्या लिखोगे, तब पॉजिटिव लिखोगे क्योंकि वो एंडोथर्मिक है अगर टेम्परेचर डाउन हुआ है. तो एक पढ़ लेते हैं अब ये. वी कैन मेजर energy changes associated with chemical or physical process by an experimental technique called calorimeter. In calorimetry, the process is carried out in a vessel called calorimeter, which is immersed in a known volume of a liquid. Knowing the heat capacity of liquid in which calorimeter is immersed and the heat capacity of calorimeter, पूरे सिस्टम का हीट कैपेसिटी
भाई हीट तो दो जगह एब्जॉर्ब होगी ना, कैलोरीमीटर भी एब्जॉर्ब करेगा, वो भी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, हीट इवॉल्व हुई, पर एब्जॉर्ब उसे करने वाले दो कैंडिडेट है, कैलोरीमीटर भी है और पानी भी है या लिक्विड भी है जिसके अंदर इमर्ज है। तो कभी का दोनों की अलग अलग सीपी दे देंगे, कभी का पूरे सिस्टम की सीपी दे देंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दोनों को ऐड करना है। It is possible to determine the heat evolved in the process by measuring temperature changes. Measurements are made under two different conditions: constant volume, constant pressure. Delta U measurement for chemical reactions, heat absorbed at constant volume is measured in a bomb calorimeter. Here a steel vessel, the bomb, is immersed in a water bath. The whole device is called calorimeter. The steel vessel is immersed in water bath to ensure that no heat is lost to the surrounding. जो भी हो उसको पानी को गर्म करने में लगे, कैलोरीमीटर को गर्म करने में लगे. A combustible substance is burnt in pure dioxygen supplied in the steel bomb. वो स्टील कैलोरीमीटर जो उसको स्टील बॉम्ब बोल रहे हैं कि उसका चीजें जल रही है. Heat evolved during the reaction is transferred to water around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. तो एक कैलकुलेशन क्या हुआ, क्यूवी कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा यू. The energy changes associated with reactions are measured at constant volume. Under these conditions, no work is done as the reaction is carried out at constant volume in the bomb calorimeter. Even for reactions involving gases, there is no work done. Delta V 0 है क्योंकि temperature change of the calorimeter produced by the completed reaction is that converted to QV by using the known heat capacity of calorimeter with the help of equation Q equal to C. ये क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा, और C of calorimeter plus C of water या लिक्विड डेल्टा टी. अगर डेल्टा टी पॉजिटिव है मतलब हीट इवॉल्व हुआ है, तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा. अगर डेल्टा टी नेगेटिव है, टेम्परेचर डाउन हुआ है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है, तो जो अमाउंट है पर आप उस समय डेल्टा यू को पॉजिटिव एंडोथर्मिक पॉजिटिव. डेल्टा इज measurement of heat change at constant pressure, generally under atmospheric pressure, can be done in calorimeter shown. We know that delta H equal to QP at constant pressure and therefore heat absorbed or evolved. Evolved कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा. एब्जॉर्ब कब होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा. क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने का मतलब रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम द सराउंडिंग. QP at constant pressure also called the heat of reaction or enthalpy of reaction. In an exothermic reaction, heat is evolved and system loses heat to the surrounding. Therefore, QP will be negative and delta H reaction will also be negative, exothermic. Similarly, in an endothermic reaction, heat is absorbed, QP will be positive and delta H reaction will be positive. यहाँ पे देखो ये फोम है, फोम्ड पॉलीस्टीरीन कप एक लगा दिया. अगर सपोज वॉल्यूम कोई चीज बढ़ रही है तो फोम ऊपर मूव करेगा, वो मूवेबल है जिससे प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन रहे, वॉल्यूम कैन चेंज. तो ये चीज जैसे अगर क्वेश्चन ये देखो, बढ़ो पहले करो, देखो
एंथैल्पी चेंज पूछ रहे हैं, तो पहले बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो चीजें दी हुई है, हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के लिए हीट कैपेसिटी दी हुई है, सबका मिक्स करके दिया हुआ है पूरा 20.7 किलो जूल पर केल्विन। तो इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज कितना दिया है, 1 केल्विन। तो हमारा डेल्टा यू क्या हो जाएगा, CV ऑफ कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा टी। ये 1 ग्राम के लिए हो रहा है, सब कुछ है ये 1 ग्राम के लिए। बाद में हमें अगर व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द अबव, तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल देंगे, फिर 1 मोल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कार्बन के लिए, है ना। तो पहले तो ये तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 20.7 किलो जूल पर केल्विन इंटू 1 केल्विन, तो 20.7 किलो जूल हो जाएगा 1 ग्राम के लिए जो निकल रहा है। हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि हीट इवॉल्व टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अच्छा, जब ये पूरी रिएक्शन के लिए करते हैं, रिएक्शन ये दिया है, तो अगर हमें इसके लिए निकालना है तो ये तो 1 मोल ही बता रहा है, इसका 1 मोल है कार्बन का। तो आपका इसका वो क्या है, ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है, तो इसका डेल्टा एन गैसियस तो 0 ही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच भी यही हो जाएगा। ये तो हो गया क्या, किलो जूल पर 20.7 माइनस 20.7 इंटू 12 कर लेंगे, किलो जूल पर मोल। देखो क्या किया इन्होंने, हाँ ये हो गया, वही किया है। अच्छा ठीक है, डेल्टा एन कैसे 0 है, सेम चीज, ठीक है ना। अच्छा, ये दो चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्सेस रिवर्सिबल आइसोथर्मल ग्राफ्स। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है,
ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक का इक्वेशन। और पीवी इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है थ्रू आउट, यानी एनआरटी, एन कांस्टेंट टी कांस्टेंट। दिस इज बेसिकली आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल। एक्चुअली जब इनके ग्राफ बनते हैं रिवर्स, जैसे एक कोई ऐसा ही है, दोनों का ग्राफ का नेचर ऐसा ही होता है। और इन दोनों में कैसे पता करें कि कौन सा एडियाबेटिक का कौन सा आइसोथर्मल है? ये पीवी ग्राफ है। तो क्यों देखो, अगर इसका डीपी बाई डीवी निकाले, इसे डिफरेंशिएट करें डी बाई डीवी, तो ये हो जाए पी गामा वी गामा -1 प्लस वी गामा डीपी बाई डीवी, है ना, इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं डीपी बाई डीवी माइनस पी गामा वी गामा -1 बाई वी गामा। तो इसे लिख सकते हैं माइनस गामा पी वी गामा डिवाइडेड बाई वी, वी और गामा ये कट गया, तो माइनस गामा पी बाई वी। ये आता है डीपी बाई डीवी फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और डीपी बाई डीवी फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल आएगा माइनस पी बाई वी। बस एक से सोचो, पीवी गामा था, गामा की जगह 1 कर लो एक बार, तो माइनस पी बाई वी आ जाएगा। गामा की वैल्यू होती है सीपी बाई सीवी, सीपी सीवी से बड़ा होता है, इसलिए गामा ग्रेटर देन 1 होता है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। अब देखो, पी और वी तो पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी दोनों ही स्लोप नेगेटिव है, इसीलिए इनका कर्व ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, स्लोप नेगेटिव चाहिए हमेशा। लेकिन अब देखो इधर, ये देखो पीवी अगर ये है तो दोनों ग्राफ ऐसे हैं, पर अगर जैसे दो ग्राफ, ऐसा ग्राफ भी दिया हुआ है, ऐसा दिया हो, तो उसे एक जगह जहां वो मिलते हैं मिला लो, एक्सटेंड करके एक बार, जैसे ग्राफ ऐसा और ऐसा दिया तो कहां मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे। यहां पे दोनों के पी और वी क्या हो गए, सेम। तो डीपी बाई डीवी जो स्लोप है एडियाबेटिक का, वो क्या माइनस गामा पी बाई वी, और दूसरे का माइनस पी बाई वी, यानी ज्यादा नेगेटिव किसका होगा, एडियाबेटिक का, कि गामा की वैल्यू मोर देन 1 है। तो देखो इन दोनों में ज्यादा स्लोप नेगेटिव किसका है, दोनों ही नेगेटिव है, पर ये जैसे ये θ1 है, ये θ2 है, तो इसका स्लोप होगा -10 θ1, ये होगा -10, पर θ1 बड़ा है तो tan θ1 की वैल्यू बड़ी होगी, 0 से n2 बढ़ती है, तो ये ज्यादा नेगेटिव होगा। तो जो ये ज्यादा स्टीप होगा वो, जैसे ये एडियाबेटिक हो गया, ये समझ में। तो देखो यहां पे अब इस बात को समझो, तो इन दोनों में ये वाला, क्योंकि इधर ऐसा ये, तो ये ज्यादा नेगेटिव है, ये एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल। यहां पे मान लो मीट यहां कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ है कुछ, है ना, तब ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, तो ज्यादा स्टीपर ये वाला है, तो एडियाबेटिक ये, आइसोथर्मल ये। अच्छा वीपी कर्व है तो क्या होगा, तब डीवी बाई डीपी निकालना पड़ेगा, तो डीवी बाई डीपी क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई पी गामा फॉर एडियाबेटिक, और माइनस वी बाई पी फॉर आइसोथर्मल।
तब एडियाबेटिक का कम नेगेटिव होगा, आइसो का ज्यादा नेगेटिव होगा। तो देखो तब अगर V और P है, वाई एक्सिस पे V है, तो ये वाला आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबेटिक, और यहां पे ये वाला आइसोथर्मल, ये वाला एडियाबेटिक। 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। बात समझ में आई? बाकी मेटेरियल में है ये चीज, मतलब अच्छा एक है कि मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस ही है पर एटोमिसिटी अलग अलग है गामा। जैसे मान लो एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, लेकिन एक हीलियम के लिए दिया हुआ है, एक ऑक्सीजन के लिए दिया हुआ है, एक SO2 के लिए दिया हुआ है। हमने पढ़ा है गामा होता है 1+2/f, तो हीलियम के लिए हो जाएगा 1+2/3, 5/3। O2 के लिए 1+, मान लेते हैं कि अभी वो वाइब्रेशन और नहीं है, 2/5, तो ये हो जाएगा 7/5, और इसके लिए जाएगा 2/6। तो गामा मोनोटोमिक का ज्यादा होता है, डायटोमिक से कम, डायटोमिक ऑफ से कम, पॉलीटोमिक का। तो अगर आपको ये पीवी ग्राफ दिया हुआ, तीनों ही एडियाबेटिक है, पर एक हीलियम के लिए है, एक O2 के लिए, एक SO2 के लिए, नॉन लीनियर पॉलीटोमिक के लिए। तो इसमें कौन सा होगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव वाला जो होगा वो मोनोटोमिक का होगा, फिर उसका गामा सबसे बड़ा है, तो माइनस गामा P/V। तो ये हो गया सबसे ज्यादा नेगेटिव, यानी ये हीलियम, ये O2, ये SO2। और अगर ऐसा दिया हो पीवी ग्राफ तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ये, तो ये हीलियम, ये O2, ये SO2। और अगर VP ग्राफ दिया हो तो VP ग्राफ में क्या होगा? ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव वाले का होगा, यानी ये SO2, ये O2, ये हीलियम, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये। और ऐसा दिया हो VP ग्राफ तो सबसे नेगेटिव ये वाला, ये हो जाएगा SO2, क्योंकि अब आप ये देख रहे हो D/dP हो गया आपका -V/P, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली तो इससे 4-5 प्रॉब्लम ऐसे बन सकते हैं। ये यहाँ पे दिया भी चीज, चारों ग्राफ बना के दिया एनालाइज कर। और फिर एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का देखो, सोचो ये चीज, ये वाला P पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस P, तो इसका जो dP/dV है वो तो वैसे ही आ जाएगा -AP/, जैसे वहां माइनस गामा P/V आया था। और अगर हम तो एक चीज देखो, अगर A की वैल्यू 0 है तो dP/dV क्या है? 0, यानी स्लोप इज 0। तो यानी और वैसे भी P = K मतलब आइसो बारिक। तो ऐसा भी अगर मैं बनाता हूं, ये देखो, तो ये हो गया, एक ग्राफ हो गया A जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये स्लोप, सबके स्लोप नेगेटिव है। और जब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा ना, तो सेकेंड डेरिवेटिव जैसे पहले मैं इसे लिखूंगा -A P को लिख सकते हैं PV गामा, PV पर = K था ना, तो इसे लिख सकते हैं P को K
तो ये आएगा माइनस ए के वी। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से एक बार, तो माइनस ए के माइनस ए माइनस वन वी माइनस ए माइनस टू हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ए के ए प्लस वन वी माइनस ए प्लस टू। तो ये हो गया ए के ए प्लस वन बाई वी ए प्लस टू। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हुआ। सेकेंड डेरिवेटिव जिस जगह पे जीरो होता है वो स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है। डीपी फर्स्ट डेरिवेटिव बताता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डीपी बाई डीवी पॉजिटिव है मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग है, डीपी बाई डीवी नेगेटिव है डिक्रीजिंग है, जीरो है बदल ही नहीं रहा, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव बताता है कॉन्केविटी। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड, ऐसा नेचर, चाहे डिक्रीजिंग है तो ऐसा, इंक्रीजिंग है तो भी ऐसा। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो है मतलब ग्राफ कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड, आइदर ऐसा या ऐसा, कॉन्केव डाउनवर्ड। तो यहां पे इसका जब हम पूरा ये निकालते हैं डीपी बाई डीवी तो आ जाता है जैसे के बाई वी पर ए को पी भी लिख सकते, पी बाई वी स्क्वायर ए प्लस वन। तो भाई वेवी को आप देखते हो कि अगर ए की वैल्यू देखो ए जीरो हो और जीरो से बड़ा हो तो पॉजिटिव ऐसा, तो अगर ए की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू अगर जीरो है तो ये हो गया आइसोबारिक है। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है यानी इस रीजन में, तो सेकेंड डेरिवेटिव भी क्या हुआ पॉजिटिव, और ये तो ऑलवेज ही नेगेटिव है। क्या हुआ कर्व डिक्रीजिंग एंड कॉन्केव अपवर्ड। तो देखो सब आइसोथर्मल, पर इनमें आइसोथर्मल यहां होगा पर एडियाबेटिक ये होगा क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा नेगेटिव होगा। फिर ये वाला हो जाएगा आइसोक्वारिक, बिल्कुल ऐसा। तो जैसे जैसे आपकी ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी ग्राफ ऐसे होते हैं, पर ग्राफ का नेचर सबका ऐसा रहेगा। फिर ए इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पर ये वाला चीज पॉजिटिव हो जाएगा माइनस वन पे, लेस देन जीरो पे। तो यानी ये क्या हुआ स्ट्रेट लाइन, ये वाला ऐसा। पर ए माइनस वन से जीरो के बीच में क्या होगा, माइनस वन से जीरो के बीच में क्या होगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग बट कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ग्राफ का नेचर ऐसा। और ए लेस देन माइनस वन के लिए क्या होगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग कॉन्केव, ये वाला ऐसे। यानी यहां ए जीरो है, इधर ए की वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव या ए की वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये चीज। तो ये पूरे ग्राफ का बनाने का एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इधर आ जाते हैं, आइसोबारिक ये हो जाता है, आइसोक्वारिक ये हो जाता है। बाकी कोई आपसे पूछे पी वी 4/3 का ग्राफ तो 4 यहां भी आएगा, पर पी वी स्क्वायर का कोई ग्राफ पूछे, पीवी माइनस टू ग्राफ में पूछे किधर आएगा, इस रीजन में आएगा। पीवी माइनस 0.5 का कोई पूछे तो वो किधर आएगा, समझ में बात। तो ये पूरा ग्राफ मटेरियल में बना भी है ये चीज। समझ में बात।
जैसे यहाँ पे ये सब ये क्वेश्चन जो है ये वाले क्वेश्चन कर लेना, तो मैं बंद करा ही दिए से, तो ये दोनों 20 तो ये वाले कर लो जाए तो, पहले 20 ये वाला करो, पहले वाला। पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले ए से क्या मैच करेंगे, पीवी ग्राफ है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव ये वाला है ना, और स्लोप होता है डीपी बाई डीवी माइनस गामा पी बाई, सबसे ज्यादा नेगेटिव मोनोटोमिक का होगा, यानी 1 हीलियम है, यानी पी ए से पी मैच कर रहा है, और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन कौन सा हो गया टी, और 3 SO2 है ना, तो ये हो गया एक्स। फिर ये बताओ इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव ये, तो 3 वाला हीलियम होना चाहिए, यानी V2 वाला तो वही होगा O2 है ना, 2O2 तो अभी भी कौन सा दिया है T, और फिर 1 होना चाहिए SO2 आई, R है ना। अगला हो गया VP ग्राफ, तो यहां स्लोप हो जाएगा dV बाई dP, dy बाई dy माइनस V बाई P गामा। ज्यादा नेगेटिव मतलब ये वाला, ज्यादा नेगेटिव यहां कौन सा हो जाएगा SO2, तो 3 वाला SO2 यानी X है ना, देन 2 तो O2 ही है T, और ये 1 हीलियम P, और यहां पे सबसे नेगेटिव SO2 यानी 1 SO2 R, फिर T, और 3 क्या हो जाएगा हीलियम है ना, सबसे कम नेगेटिव तो हीलियम ही हो जाएगा यहाँ, 1 हीलियम कौन सा है P है ना, है? और 3 हीलियम आते हो, 3 V, ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, ठीक है, हटा दो। ये देख लो अगला, do this one.
वन वाला ग्राफ कैसा होना चाहिए? वन वाले में पीवी ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कौन सा होगा? वन कौन कौन से मैच कर सकता है? वन वाला ये है ना, तो वन वाला एक तो ये हो सकता है आर, है ना, मिनट, वन वाला आर हो सकता है। एक तो आइसोबारिक है नहीं, आइसोकोरिक है नहीं, ये v माइनस हाफ हो जाएगा, ये भी v माइनस वन हो जाएगा। कैन बी आइसोथर्मल, ये हो सकता है ना, कैन बी आइसोथर्मल, कैन बी एडियाबेटिक। अगर दो ऐसे दिए होते तो फिर एक इसमें बोलते एक एडियाबेटिक है, कौन सा? ये तो एक ही दिया, तो कैन बी। अगला एस का तो कैसा ग्राफ है? पी वी, तो कौन से कैटेगरी में आएगा? क्यों? पहले नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये टू वाला कौन सा हो सकता है? टू तो आइसोबारिक हो गया, पी थ्री, थ्री हो गया वो जीरो से माइनस वन के बीच में, तो कौन सा हो गया? एस हो गया, है ना। टी माइनस वन ही हो गया, पी इक्वल टू पी वी माइनस वन इक्वल टू के, यानी फोर। फोर कौन सा हो गया? फोर वाला ये हुआ ना, जिसमें माइनस ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी टी। फिर फिफ्थ, फिफ्थ वाले में माइनस वन से और कम होना चाहिए, कौन सा है? डब्लू, है ना। और सिक्स्थ आइसोकोरिक, समझे? ठीक है, आज यहीं पे खत्म कर देते हैं। और मतलब बाकी मैं वो भेज दूंगा सेकंड लॉ और उसके, और फर्स्ट लॉ का भी मेरे पास एक क्वेश्चंस का एक वीडियो है, तो जब टाइम मिले एग्जाम होता है तो देखने के लिए मैं वो भी भेज दूंगा। पर पहले अभी जितना तुमको भी फर्स्ट लॉ चाहिए स्कूल के लिए उतना हो गया, तो उसी को देख के अभी और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, उसी को थ्योरी को पढ़ के फिर सेकेंड लॉ का मैं भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, थ्योरी का पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे मटेरियल में थ्योरी भी लिखवाई हुई है बीच में वो, तो उसमें भी तुम वो ले सकते हो, पर मैं तो मटेरियल भी भेज दूंगा थ्योरी का और फिर थर्मोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो एक दो दिन में मैं अकॉर्डिंगली चीजें भेजूंगा।